आपके पिताजी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। आपका कभी ऐसे वन ऑन वन कन्वर्सेशन हुआ कि आप और आपके पिताजी बैठे हैं कि बेटा अब तुम राजनीति में आ रही हो, डूज ये हैं, डोंट्स ये हैं, वी रियली वांट टू नो, फादर डॉटर कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिक्स। टीआरएस को बीआरएस करने की नौबत क्यों आई? यू वर इन टच विद मल्लिकार्जुन खड़गे, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में थी, आपकी बीआरएस में उपेक्षा हो रही थी, आप पार्टी छोड़ के जाना चाहती थी, और जब आपके पिताजी को पता चला तो आनन फानन आए और फिर आपको पॉलिटिकली रीस्टैब्लिश किया गया, जिम्मेदारियां दी गई। इसीलिए जब टीआरएस से बीआरएस बनी तब आप मौजूद नहीं थी। इन सब पर आप क्या कहेंगे? आप इतने सवाल कैसे पूछते हैं एक सवाल में? इट्स माय जॉब मैम। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है उनके द्वारा आपके लिए सोशल मीडिया पर, लिकर क्वीन। आपके भी स्टेटमेंट आते हैं, इफ आई कैन कोट यू वर्बेटम, कि मैं चप्पलों से पिटाई करूंगी, इनफ इज इनफ। इस तरह का कोई बयान आया था आपका? जो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंडी संजय कुमार, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था। प्रदेश के 80% लोगों ने मन बना लिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक और रीजनल क्षत्रप ने ये सपना पाल लिया है कि उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि रीजनल पार्टीज जब ऊपर आती है तो उनमें सहनशीलता नहीं होती, वो गलत बात है। लोगों ने भी मोदी जी को इसीलिए मौका दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिन जिन प्रॉब्लम्स फेस किए, तो ही कन्वीनियंटली फॉरगॉट ऑल दैट एंड वो सिर्फ प्रधानमंत्री बन के रह गए। ठीक कविता जी, आप यू हेड, आई होप कि मैंने आपको बीच में टोका नहीं। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। संवाद में सुनना भी बहुत जरूरी है कि सब अपनी बात कह पाएं। गुड यू आर नॉट लाइक बीजेपी, क्योंकि वो सुनते नहीं है, बोलते ही रहते हैं। यार अब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के साथ ना नजर आए, पर प्रदेश की जनता पहचान गई है। मैं इस पॉलिटिकल बाइनरी को तेलंगाना के कंटेक्स्ट में समझना चाहता हूँ। सौरभ जी, हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा जानता है इलेक्शन जिस स्टेट में होने वाला है, कहाँ मोदी जी के आने से पहले ईडी पहुंचता है। क्या भारतीय जनता पार्टी TRS के विधायकों के संपर्क में है? जिस जगह पे हमारे दोस्त हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लाइक माइंडेड पीपल। यही तो लोगों की क्यूरियोसिटी है, कौन है आपके दोस्त? आप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? आज कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बेटर देन अ बिगर रीजनल पार्टी। क्या ये कविता KCR की घोषित या अघोषित राजनीतिक वारिस हैं? जमघट, ये लल्लन टॉप का वो कार्यक्रम है जहां सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं, आपके और हमारे हिस्से के। अब तक आप जमघट को देखते आए हैं चुनावी मौसम में, जब हम मुख्यमंत्रियों से, तमाम पार्टियों के प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात किया करते थे। फिर हमें लगा आपके फीडबैक के बाद कि चुनावों का इंतजार क्यों किया जाए, क्यों ना हर सप्ताह एक राजनीतिक हस्ती के साथ सवाल जवाब का ये दौर चले। इसलिए लल्लन टॉप ने ये तय किया कि जमघट अब लल्लन टॉप का एक वीकली पॉलिटिकल इंटरव्यू शो होगा। और इसके पहले एपिसोड में हमारी मेहमान हैं तेलंगाना से आने वाली, पहले लोकसभा की सदस्य रही और अब वहाँ की विधान परिषद की मेंबर, और BRS पार्टी जिसे हम पहले TRS के नाम से जानते थे उसकी सदस्य के कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैंने जब आपको इंट्रोड्यूस किया तो एक परिचय आपका रोक के रखा कि आपके पिताजी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं KCR साहब, और BRS पार्टी के सर्वे सर्वा भी हैं। हमें बताया गया कि आपको जिम्मेदारी दी गई है तेलंगाना से बाहर इस पार्टी के प्रचार प्रसार की। ये जिम्मेदारी मैं समझना चाहता हूँ, आपके पिताजी और मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो, उनकी आपको ब्रीफ क्या है, पॉइंट 1, और पॉइंट 2, TRS को BRS करने की नौबत क्यों आई? ये नौबत नहीं है, अच्छा काम है, क्योंकि देखिए जो काम हम हमारे प्रदेश के लेवल पे कर रहे थे जी, जो काम में हम कामयाब हुए हैं, जिस तरीके से हम लोगों के जितने भी समस्या थे दूर कर सके एक इन टाइम बाउंड मैनर, तो हमें लगता है देश भर में भी ये काम हो सकता है। तो हमारे कमिटमेंट दिखाने के लिए कि हम सिर्फ तेलंगाना तक सीमित नहीं रहेंगे, भारत के लोगों के लिए काम करेंगे, हमने हमारा नाम TRS से BRS किया। अदरवाइज़ क्या होता है, अब मैं बिहार जाऊंगी और बोलूँगी कि मेरा पार्टी का नाम TRS है, आप मुझे वोट दीजिए, बिहार के जनता को लगेगा आप तेलंगाना से, हमें आपसे क्या मतलब। लेकिन जब आप एक हिंदुस्तान भर में काम करना चाहते हो, अपना जिम्मेदारी जो एक पॉलिटिकल तरीके से इंडियंस को सर्व करना चाहते हो, तो हमें लगता है कि फंडामेंटल कमिटमेंट होना चाहिए नाम में, इसीलिए नाम को बदला गया है।
TRS से भारत राष्ट्र समिति हुआ है अभी जी। तो हिंदुस्तान भर में काम करने का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पिरेशन लेके आते हैं हम, और एक अच्छा एजेंडा के साथ भी आते हैं। जिस तरीके से काम वहाँ हुआ है तेलंगाना में, एक तेलंगाना मॉडल देश के सामने रखने के लिए हमने BRS का नाम बदला है। और आपको क्या ब्रीफ है इसके एक्सपेंशन के लिए? ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है ना, आपको बताया नहीं जा सकता है, लेकिन जो एजेंडा है देशवासियों के लिए उसको एक्सपैंड करने के लिए हर एक राष्ट्र में BRS पार्टी को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा। साथों साथ जहाँ जहाँ जिन जिन के साथ मिलके काम कर सकते हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज होंगे, लाइक माइंडेड नेता होंगे, जहाँ जहाँ उनके साथ मिलके काम हो सकता है वहाँ पार्टनरशिप्स भी बनेंगे, फ्रेंडशिप्स भी बनेंगे, तो उसके हिसाब से काम करना है। अल्टीमेटली एक पीपल सेंट्रिक एजेंडा, उसके साथ काम करने का इरादा है। लेकिन आपके जो क्रिटिक हैं कि कविता जी, जो आपकी पार्टी के, वो ये कहते हैं कि एक और रीजनल क्षत्रप ने ये सपना पाल लिया है कि उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को नेशनल गेम में दिखाए, और ये सिर्फ KCR के पॉलिटिकल एम्बिशंस का रिफ्लेक्शन है और कुछ नहीं। देखिए, हिंदुस्तानी होने के नाते अगर मैं हिंदुस्तान भर में काम करना चाहती हूँ तो इसमें क्या रुकावट क्या है? किसी को प्रॉब्लम क्यों होना चाहिए? क्या अगर कोई हैदराबाद से बोल रहा है मुझे दिल्ली में काम करना है तो रुकावट क्यों है? देखिए, आदमी को बड़ा सोचना चाहिए, और हिंदुस्तानियों को जिस हालात में हमारी देश आज है बहुत ही बड़ा सोचना चाहिए। अरे सपने तो बड़े देखो, सपनों में गरीबी क्यों चाहिए हमें? सपना बड़ा देखो, बड़ा सोच रखो, बड़ा दिल रखो, बड़ा काम करो। अगर रीजनल सत्रप KCR जैसे कल को देश भर में काम करना चाहते हैं तो इनको डर किस बात की है? जो रीजन में हमारा काम हुआ है वो देख के ये डरते, इसीलिए क्रिटिक करते। आप कह रही हैं कि वो रीजन का काम देख के डरते हैं, पर जो आपकी प्रिंसिपल चैलेंजर है, इफ़ आई मे से, ऑन द बेसिस ऑफ 2019 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट, भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है, वो आप पे कई पर्सनल इल्ज़ाम भी लगाते हैं। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है उनके द्वारा आपके लिए सोशल मीडिया पर, लिकर क्वीन, और जो आपके मुकाबले जीते हैं लोकसभा चुनाव में अरविंद धर्माधिकारी, वो भी कई स्टेटमेंट्स देते हैं, और फिर आपके भी स्टेटमेंट आते हैं, इफ़ आई कैन कोट यू वर्बेटम, कि मैं चप्पलों से पिटाई करूंगी, इनफ इज़ इनफ, इस तरह का कोई बयान आया था आपका? तो ज़रा हमें ये राइवलरी और ये इल्ज़ाम आप विस्तार से समझा दीजिए। भाई, आपने 10 सवाल एक साथ कर लिए, तो मैं आपको एक एक करके जवाब देती हूँ विस्तार से। देखिए, इसमें पहला मुद्दा तो ये है कि हमारा प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहाँ स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में आप बोल रहे हो। अगर नेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आप बोल रहे हो तो हर किसी का आज प्रिंसिपल ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो सत्ता में है और हम चाहते हैं कि वो सत्ता से उतर जाए। सिंपल सी बात। अभी हमारे क्षेत्र के बारे में जो बात कर रहे हैं, वहाँ इतना काम हुआ है। सांसद बनने के बाद जो सांसद हमारे ऊपर जीते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, सांसद बनने के समय उन्होंने एक बॉन्ड पेपर लिख के प्रॉमिस किया था तेलंगाना के लोगों को, हल्दी फार्मर्स को, ख़ास तौर पर हल्दी फार्मर्स को, कि हम हल्दी बोर्ड लेके आएंगे करके उन्होंने बॉन्ड पेपर लिख के दिया। वो भी एक हफ्ते के अंदर। तो इलेक्शन हो गया, एक हफ्ता तो हो गया, फिर हम पूछने लगे लगातार कि कहाँ गया हल्दी बोर्ड जी। तो ये बोलते हैं कि हम स्पाइसेस बोर्ड ला देंगे, हम हल्दी के लिए एक ट्रेन डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वही घुमा फिरा के जैसा यदा राजा तदा प्रजा, जैसे उनके मोदी जी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आंसर तो नहीं देते। सिंपल सी बात है। तो उस तरीके से वो घुमा फिरा के 4 साल से टाइम पास कर रहे हैं, और हमारे जनता को भी आक्रोश है कि आपने प्रॉमिस किया था, आपको हमने जिताया था। तो इसकी आक्रोश है जनता में। और ये जो सांसद है अभी, उनकी भाषा जो है, अब आप लोग एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं क्या? मैं नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जितने दिन भी मैं तकरीबन 2005 से पॉलिटिक्स में हूँ, जनता के बीच में हूँ। ये मेरा पहला वक्तव्य होगा जो मैंने किसी पर्सनल लेवल पे किसी आदमी के बारे में या किसी ओपोनेंट के बारे में बोला होगा, क्योंकि उनको हमने बहुत बर्दाश्त किया, 7 साल से बर्दाश्त करते आ रहे, मर्यादा के हर हद पार कर चुके। तो हमने कहा भाई ये बहुत हो गया, अभी
और ज़्यादा बोलोगे तो फिर अलग तरीके से आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत विद अ लॉट ऑफ पेन, संवेदना के साथ मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने तेलंगाना के लोगों से माफ़ी मांग कर भी फिर उनको चेतावनी दी कि बस तुमने अपने हर हद पार कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप है तो एक रेस्पेक्ट रखनी चाहिए एक दूसरे की। ऐसा नहीं होता है कि पर्सनल लेवल पे जाओ, आप कुछ भी बोल दो चल जाएगा। तो इसीलिए हमें वो करना पड़ा। बट हमें उस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मैं जब पॉलिटिक्स में आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि मुझे देख के एक 10 और औरतें पॉलिटिक्स में आए। यू नो, आई वांट टू इंस्पायर पीपल, ना कि मेरे तौर तरीके से। आई डोंट वांट देम टू गो बैक, आई डोंट वांट देयर पेरेंट्स टू टेल देम कि पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है। तो मेरा वो इंटरेस्ट था, इसीलिए मुझे दुख हुआ था उस दिन। बट देन उनका तो वक्तव्य बाद में बंद हो गया, तो काम कर गया। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और चेतावनी काम कर गई, मुझे वही लग रहा है। टीआरएस के कार्यकर्ता उनके घर गए, तोड़फोड़ के इल्ज़ाम लगे, उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया टैग करके, वो काम कर गया? पता नहीं, जो भी है काम तो कर गया। अब वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं? हाँ, सीमा में रहते। पर जो बात उन्होंने कही कि यू वर इन टच विद मल्लिकार्जुन खड़गे, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संपर्क में थी, आपकी बीआरएस में उपेक्षा हो रही थी, आप पार्टी छोड़ के जाना चाहती थी, और जब आपके पिताजी को पता चला कि वो आप खड़गे जी के संपर्क में हैं तो वो आनन फानन आए और फिर आपको पॉलिटिकली रीस्टैब्लिश किया गया, जिम्मेदारियां दी गई। इसीलिए जब टीआरएस से बीआरएस बनी तब आप मौजूद नहीं थी। इन सब पर आप क्या कहेंगी? आप इतने सवाल कैसे पूछते हैं एक सवाल में? इट्स माय जॉब मैम। पर सबसे पहले, अच्छा, मैं स्टार्टिंग में आपको पूछने वाली थी, मैं भूल गई। लल्लन टॉप का मतलब क्या होता है? लल्लन टॉप का मतलब होता है कोई जो बहुत देसी है, रूटेड है अपनी रूरल या अपनी इंडियन बैकग्राउंड में, बट बहुत एस्पिरेशनल भी है, अपने काम में बहुत अच्छा भी है। सो एनीबडी हु इज वेरी ग्राउंडेड बट गुड एट देयर वर्क अच्छा इज लल्लन टॉप। दिस इज स्लैंग ऑफ सम इट्स अ स्लैंग ऑफ हिंदी, पॉपुलर इन यूपी, बिहार एंड नाउ आई गेस in the entire North India. Yes. Yeah, I hope it gets popular across India. Thank you. तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हम उन पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, मुद्दा ये नहीं था मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, दैट वाज वन ऑफ द इश्यूज। क्योंकि वो तो कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, हमारे सांसद, उनका कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन उन्होंने बहुत एक बकवास भाषण किया था। उन्होंने हमारे पिताजी को संबोधित करते हुए मेरे बारे में बहुत पर्सनल बात कही, तो इसलिए मेरा रिएक्शन था। मल्लिकार्जुन खड़गे पॉलिटिकल रिएक्शन के लिए हम पॉलिटिकली रिएक्ट करते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो वो बहुत पर्सनली कुछ कहा था इसीलिए। बट रेस्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉनसेंस पॉलिटिकल, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, पर एक जो और वो टैगिंग करने की कोशिश करते हैं आपके अपोनेंट, वो ये है कि जो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बंडी संजय कुमार, जो सांसद भी हैं, उनका मैं स्टेटमेंट देख रहा था। प्रदेश के 80% लोगों ने, 80% लोगों ने मन बना लिया है कि अगले विधानसभा चुनाव में उनके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनेगी। 20 को उन्होंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि केसीआर अब बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी के साथ ना नज़र आए, पर प्रदेश की जनता पहचान गई है। मैं इस पॉलिटिकल बाइनरी को तेलंगाना के कंटेक्स्ट में समझना चाहता हूँ। देखिए, बंडी संजय जी के भाषण में अक्सर तो कुछ सेंस होता नहीं है, ज़्यादा कुछ पॉलिटिकल बातें वो करते नहीं हैं। वो तो हमेशा यही हिंदू मुस्लिम तू मैं पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। आजकल तो वहाँ के लोग उनके मीम्स बना के चलाते हैं, कोई सीरियस पॉलिटिकल उस पर आंसर देता नहीं है। बट येट तेलंगाना के इलेक्शन दूर नहीं है, दिसंबर में ही है, और जनवरी में हम लोग फिर मिलेंगे। रिज़ल्ट आप ही को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे वो सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमें बीजेपी को सपोर्ट मिलने वाला है, उतना तो वहाँ ग्राउंड में सिनेरियो ऐसा नहीं है। वो अपने दावे में कुछ आंकड़े देते हैं, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि नवंबर 2020 में दुब्बक की सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। टीआरएस का गढ़ और बीजेपी के रघुनंदन राव जीते। गढ़ इसलिए क्योंकि ये आपके पिता का जो सिद्दीपेट ज़िला है उसकी एक सीट है। नागार्जुन सागर सीट, यहाँ टीआरएस जीती, लेकिन जब हुजूराबाद पर बाई इलेक्शन हुए, टीआरएस 2004 से नहीं हारी थी, 23,000 से ज़्यादा वोटों से हारी। मानगोड़ में इलेक्शन हुआ, मुख्यमंत्री को अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डेरा डालना पड़ा, बहुत वक्त देना पड़ा,
तब जाके 4.5% का अंतर रहा। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का इलेक्शन होता है, बीजेपी 58 सीट्स पर पहुंच जाती है। इन सब के बेस पर बीजेपी अब ये माहौल बना रही है, ये दावा कर रही है कि आप विधानसभा चुनाव मत देखिए जिसमें 1 सीट आई, उसके बाद लोकसभा का चुनाव देखिए जिसमें वो 7% से 19.5% पर आ गए, और अब उनका कहना है कि वो इसमें भी और मैनीफोल्ड का इजाफा करेंगे। हाउ डू यू लुक एट दैट चैलेंज? देखिए, इसमें एक तरीके से एनालिसिस किया जाए तो दुब्बाक का सीट उन्होंने 2000 से जीता है, 2000 वोटों से, यानी बाई चांस जीत गए। एक तो वो है। नेक्स्ट हुजूर नगर का जो बाई इलेक्शन आया जिसमें टीआरएस पार्टी जीती, उसमें उनका डिपॉजिट भी नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के। अब रहा तीसरा हुजूराबाद का सीट, हमारे खुद टीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र जी, वो पार्टी बदल के बीजेपी में चले गए थे जी। राजेंद्र जी को वो हमारे एक्चुअली गुलाबी पौधा है, लेकिन कुछ हाइब्रिड हो गए, कमल खिल गया उस पर, तो वहाँ चले गए। और वो टीआरएस का गढ़ है, लेकिन वहाँ कोई ऑल्टरनेट लीडर था नहीं किसी पार्टी के पास, तो राजेंद्र जी के बल पे जीते हैं, बीजेपी के बल पे नहीं जीते। तीसरी बात, हैदराबाद नगर निगम इलेक्शन में उनको रिजल्ट आया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फुल मेजॉरिटी से मेयर हमारा बना है, राइट। तो किसी का पार्टनरशिप नहीं है, नो MIM, नो नथिंग, फुल मेजॉरिटी से टीआरएस पार्टी का मेयर बना है। अब फुल मेजॉरिटी से टीआरएस पार्टी का मेयर बनता है, फिर भी आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा चांस है, तो कोशिश कर ले। हर एक पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करती है, तो हम वही बोल रहे हैं कि आप कोशिश कर लो। किस तरीके का कोशिश करोगे? एक डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करो, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करो तो अच्छा रहेगा। लेकिन यही बोलना है कि MIM के बारे में बोलना है, असदुद्दीन के बारे में बोलना है, हिंदू मुस्लिम के बारे में बोलना है, ये चाल तो अब तेलंगाना की जनता समझ चुकी है। और रही आपकी दूसरी बात कि मुनगोड इलेक्शन में हमारा पूरा कैबिनेट जाके खड़ा हो गया। मुनगोड इलेक्शन नहीं, हम हर एक इलेक्शन में केसीआर साहब का पहले से, जब मूवमेंट के टाइम से उनका हमेशा यही स्ट्रैटेजी है कि कहीं भी कुछ इलेक्शन होता है, जब जनरल इलेक्शन नहीं, रेगुलर कुछ भी बाईपोल आता है, क्योंकि हमारे पार्टी का मेन मुद्दा था कि रिज़ाइन करो, आप मुद्दे को अलाइव रखो और जीतो। तो हम हमेशा हमारे हर जगह से पार्टी को इंचार्ज डालते हैं, हर एक गांव में डालते हैं। वो हमेशा प्रैक्टिस है हमारा, ये नया नहीं है। और ये बीजेपी पार्टी हमें बोल रही कि हमारे कैबिनेट जाके वहाँ बैठे, हमारा तो स्टेट कैबिनेट है, आपका तो पूरा मुख्यमंत्री आके हैदराबाद नगर निगम इलेक्शन नहीं जीत पाए ना। पूरे इतने मुख्यमंत्री आके भाषण दे के गए, यूपी योगी जी आए, बोले कि हैदराबाद को हम भाग्यनगर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर भी तो फुल मेजॉरिटी से टीआरएस पार्टी जीती है ना मेयर। सो दैट इज़ द रिजल्ट। आपका पूरा सेंट्रल कैबिनेट, हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है, हैदराबाद में कैंपेन करता है, फिर भी टीआरएस को, उस समय टीआरएस था, हरा नहीं पाते। हम लोग नेताओं की शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, आपने अपने हेल्थ मिनिस्टर की बात की। जब के कविता जी गुलाबी पौधा कहती हैं तो इनका तात्पर्य ये है कि इनकी पार्टी का जो झंडे का निशान है वो गुलाबी है। कंटेक्स्ट में 2 नेता और शिफ्ट हुए, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी और नरसिम्हा गौड़, राइट। इनके क्या फैक्टर्स थे? पता नहीं, बुरा नरसिम्हा गौड़ तो अभी मुनगोड इलेक्शन के टाइम पे वो शिफ्ट होके गए थे, काफ़ी दिन से पार्टी में थे, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर। विश्वेश्वर रेड्डी जी इलेक्शन के पहले शिफ्ट करके गए थे, लेकिन इलेक्शन तो हार गए वो, तो अभी क्या मायने रखता है उसका कुछ। क्या भारतीय जनता पार्टी टीआरएस के विधायकों के संपर्क में है? उन्होंने खुद कहा है ना, उनके स्वामी वामी सब लोग आए थे ना वहाँ पे, हमने स्टिंग करके पकड़ा है। हर एक प्रदेश में उन्होंने कोशिश किया है, 9 प्रदेशों में उन्होंने सरकार गिराया, गैर संविधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनली। जब 10वीं स्टेट वो तेलंगाना बनाना चाहते थे तो हमने उनके पे रुकावट डाला है। तो वो टच में तो सबके रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कैसे बचाना हमारे MLAs को हम भी जानते हैं। आपको ऐसा भी लगता है क्या कि आपकी अपोजिशन जो पार्टी है वो आपको बहुत ज़्यादा लेटली टारगेट कर रही है? इज़ दैट ट्रू? नहीं, मेरे साथ साथ हमारे कैबिनेट में तकरीबन 4 मिनिस्टर्स पे IT, CBI सब कुछ किया है। हमारे MLAs पे, बहुत MLAs पे IT, CBI, ED रेड किया है। हमारे MPs, हमारे जो लोकसभा फ्लोर लीडर है, उनके तकरीबन 200+ करोड़ के एसेट सीज किया गया है। तो ये तो आज सौरभ जी, हिंदुस्तान में बच्चा जानता है
इलेक्शन जिस स्टेट में होने वाला है, जिस प्रदेश में होने वाला है, वहाँ मोदी जी के आने से पहले ईडी पहुँचता है। सो मोदी आने से पहले ईडी आता है, ये तो हर कोई देश में आज समझता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिशियंस को और लोगों को एजेंसीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो गलत फहमियाँ पाल रहे। एक दो जगह काम कर गया होगा, जिनके पास कुछ था डरने को। हमारे पास कुछ है नहीं, हमने गलती कुछ किया नहीं, तो हम खड़े हैं, लड़ेंगे। आपके इस जवाब से अब मैं 11 दिसंबर को चलूँगा, 11 दिसंबर सीबीआई ने 7 घंटे तक आपसे पूछताछ की। अच्छा। पर उसके पहले ईडी की रिमांड कॉपी है, उसका एक मैं एक्सर्प्ट पढ़ना चाहूँगा। अमित अरोड़ा, ही इज़ अ बिजनेसमैन। 30 नवंबर को ईडी ने अरेस्ट किया। कोर्ट फाइलिंग के दौरान इनके अमित अरोड़ा के बयानों में जिक्र किया गया कि के कविता का जिक्र आया। के कविता अरबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी एंड मंगुता श्रीनिवासलु रेड्डी। ईडी अपनी रिमांड कॉपी में लिखता है, पिछले 1 साल में अमित अरोड़ा ने 35 लोगों से कांटेक्ट किया। इन लोगों में टीआरएस, जो अब भारत राष्ट्र समिति हो गई है, की एमएलसी के कविता भी शामिल हैं। अमित ने अलग अलग फ़ोन नंबरों से 10 बार के कविता को कॉल किया। अमित ने 11 बार फ़ोन बदला या नष्ट किया। अमित अरोड़ा ही नहीं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और के कविता पर ने भी सबूत मिटाने के लिए मोबाइल नष्ट किए, ये ईडी का कहना है। उसके बाद सीबीआई आपको नोटिस देती है। 6 दिसंबर को आप अपनी पहले की व्यस्तताएं बताती हैं। फिर 11 दिसंबर को 7 घंटे की पूछताछ होती है। क्या हुआ था पूछताछ में? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ। जो फिल्मों में जब सिगरेट पीने की सीन आती है तो बोलते हैं ना, इंजूरियस टू हेल्थ। तो दिस मैटर इज सब जुडिस्ड, बट येट आई विल गिव यू एन आंसर। क्योंकि मैंने अगर वो नहीं बोला तो फिर प्रॉब्लम और ज़्यादा करेंगे। तो इश्यू ये है, ये आई डोंट इवन नो हु दिस जेंटलमैन इज। वो कौन है मैं जानती नहीं हूँ। अमित अरोड़ा जी, उन्होंने मेरा नाम लिया, क्यों लिया, अब वो अल्लाह जाने, मैं क्या जानती हूँ। तो अगर उनसे नाम बुलवाया गया, क्या किया, मैं इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये केस अभी चल रहा है। दूसरी बात ये है, ये फ़ोन नष्ट करने की बात करते। इन्होंने दूसरा किसी और के रिपोर्ट में ये पूरा मेरे 10 फ़ोन्स के IMEI नंबर, EMI नंबर जो भी होता है वो सब करके बोला है कि मैंने ये सारे फ़ोन तोड़ दिए, सबूत मिटा दिए। वो सारे फ़ोन मेरे घर पे पड़े हैं एंड दे आर वेलकम टू टेक इट एनी टाइम। एक तो मेरा कुक के पास है, एक तो मेरा हेल्पर के पास है। जब भी आईफोन का नया वर्जन आता है बदलते ही रहते हैं। और आईफोन इतना सेंसिटिव फ़ोन है, नीचे गिर जाता है तो टूट जाता है इमीडिएटली। तो वैसे बहुत सारे फ़ोन है, वो सारे मेरे घर पे ही पड़े हैं एंड दे आर वेलकम टू टेक इट एनी टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, अल्टीमेटली इश्यू ये है कि इतने बेबुनियादी, इतने बेसलेस किसी पे आप आरोप कर रहे हो, वो भी एक रेस्पॉन्सिबल जन नेता पे आप आरोप कर रहे हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे आप एलिगेशन कर रहे हो, तो देखना चाहिए ना, बेसिक्स तो रखने चाहिए ना। इट इज़ नॉट करेक्ट, बट देन मैटर इज सब जुडिस्ड, तो लेट देम डील और let them do whatever they want. We will completely cooperate with the agencies. And how is your party retaliating to this social media tag of liquor queen? सोशल मीडिया, देखिए, इट्स अ गुड एंड बैड थिंग। अगर कोई बैड इस्तेमाल करना चाहता है तो करे। मेरा प्रदेश से मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी एक छोटी लड़की है, उसने बहुत गरीब है बेचारी, तो उसने यूट्यूब से सीख के इन मेडिसिन में फर्स्ट रैंक लेके आई है स्टेट में। तो आई वॉज सो हैप्पी, आई कॉल्ड हर, आई हेल्प्ड हर इन हर एजुकेशन एंड आई विल फर्दर डू इट ऑल्सो। तो वो एक अच्छा हो गया। अब दूसरी बात ये है कि जो एलिगेशन लगाते हैं, किसी को पता नहीं है कि ये स्कैम है कि नहीं, किसी को पता नहीं है कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि इसका रिज़ल्ट क्या है, लेकिन पहले इसे ही टैग दे देते हैं कि स्कैम हुआ है, ये किया, वो किया है, मॉर्फिंग करो, ये करो, वो करो। अब अपने जो पैशाचिक आनंद बोलते हैं ना, सैडिस्टिक प्लेजर, पैशाचिक आनंद निकालना चाहते हैं जो लोग, वो ऐसे काम करते रहते हैं सोशल मीडिया में। उनको देख के हंसना चाहिए और कुछ करना नहीं चाहिए। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, देन वील मूव टू योर पॉलिटिकल जर्नी। डू यू नो एनी अरुण पिल्लई और विजय नायर? I don't think I should answer all that. I'm frankly telling you this. Okay, because ED ने ये कहा है कि अरुण पिल्लई इंडो स्पिरिट में, पूरा आप चेक कर लीजिए लीगल टीम से बाद में,
रखना है नहीं रखना है, आई विल आंसर. सी वन थिंग आई टेल यू, जी लेट अस नॉट गो इनटू द डिटेल्स, बट आई टेल यू दिस. अगर सौरव जी को मैं जानती हूँ, जी सौरव जी गए कल कुछ काम करके आए जो लीगल दायरे में नहीं आता है, और ईडी मुझे बोलते हैं कि आप सौरव जी के साथ कल 2 घंटे थे, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, आप दोनों ने मिलके स्कीम बनाया है और सौरव जी जाके एग्जीक्यूट करके आए हैं. तो मेरा ये लोग जो केस जमाना चाहते हैं, जो फर्जी केस मेरे ऊपर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. बट इसमें मैं नाम लेके ये करके फिर ये नहीं करना चाहती हूँ. तो जिन लोगों को हम पॉलिटिकल तरीके से बहुत लोगों को जानते हैं, हज़ारों लोगों को जानते हैं, तो उन सब के जो काम है मुझे क्या मालूम, लेकिन दे वांट टू पुट यू टुगेदर इन दैट सेम आप बास्केट. राजनीति में कई तरह के लोगों से मिलती ही हैं लगातार. कहने दो, वो उनका सिस्टम है पॉलिटिशियंस को डराने का, लेकिन वो जान ले हम डरने वालों में से नहीं है. एक आपके और अपोनेंट हैं राहुल गांधी. 18 मई 2022 एक चिंतन शिविर होता है कांग्रेस का, और वहाँ पे वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस से रीजनल पार्टीज़ नहीं लड़ सकती हैं. उसके बाद उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकलती है, तेलंगाना से भी गुजरती है, तब भी इसी तरह के स्टेटमेंट आते हैं. आप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं? जी, पहली बात तो ये है कि रीजनल पार्टीज़ ही लड़ सकती है ऐसे शक्तियों से जो सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन को लेके लोगों को बहका के वोट लेने की कोशिश करते. क्योंकि रीजनल लेवल पे जो डेवलपमेंट होता है, रीजनल लेवल पे जो पर्सन टू पर्सन कनेक्शन होता है, हमारे हिंदुस्तान जितना कॉम्प्लेक्स देश में रीजनल लेवल पे ही ऐसे रिलीजियस फोर्सेस के साथ लड़ सकते हैं. पहली बात तो ये है. दूसरी बात यह है, वो जब हमारे तेलंगाना से पैदल जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा, वो नॉर्थ से गुजर गए और साउथ में मुनगोड़ इलेक्शन हो रहा था और उनका कांग्रेस पार्टी का ज़मानत जब्त हो गया. लेकिन हम इलेक्शन लड़ के बीजेपी को हरा के हमने वहाँ पे इलेक्शन जीता है. जी. तो ये मिसाल है कि रीजनल पार्टीज़ ही लड़ सकती है बीजेपी से. और आज कांग्रेस पार्टी की परिस्थिति अगर आप देखोगे तो इट इज़ नथिंग बेटर देन अ बिगर रीजनल पार्टी. अब मुश्किल से 3 राज्यों में वो पावर में है, हिमाचल और बाकी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, और बाकी 2-3 स्टेट्स में पावर शेयरिंग कर रहे हैं, बिहार में, तमिलनाडु में. और वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एमएलएस है उनको, एक जगह 17, एक 19, और आपके स्टेट में यूपी जैसे स्टेट में 2 लोग हैं सांसद. इमेजिन द सिचुएशन ऑफ कांग्रेस. और वो ऐसा अपने आप को इतना बड़ा सुपरमैन जैसा कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश करते हैं. मैं राहुल जी को नहीं रिफ़र कर रही हूँ, कांग्रेस एज इट सेल्फ, कि वो बोलना चाहते हैं कि हम सुपर पावर है, हम ओपोनेंट है बीजेपी के. लेकिन इसमें बीजेपी का और मोदी जी का फ़ायदा है. मोदी जी चाहते हैं कि राहुल जी अपोनेंट बने, और राहुल जी वो भ्रम में घूम रहे. जब तक कांग्रेस पार्टी ये एरोगेंस नहीं छोड़ेगी और जब तक कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर पे जो हो रहा है नोटिस करके सारे रीजनल शक्तियों का ताकत क्या है वो महसूस नहीं करती है, एक्नॉलेज नहीं करती है, तब तक तो मुश्किल है उनका वापस पावर में आना. और दूसरी बात ये है, देखिए हम हैं बीआरएस पार्टी, डीएमके, नवीन पटनायक जी, टीएमसी, हम अरविंद केजरीवाल जी, अगर हम सब मिल जाएंगे तो कांग्रेस से बढ़कर सीट हमारा है. आज पूरे 4000 एमएलएस है इस देश में, 4036 एमएलएस है, उसमें 695 एमएलएस है मुश्किल से कांग्रेस के पास. बट अभी जो मैंने लिस्ट बताया आपको, हम सब रीजनल फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तो उनसे दुगने तिगने तो अपने हैं. तो अब किस ज़माने के बात कर रहे हैं, किस ज़माने के कांग्रेस के राहुल जी बात कर रहे हैं, वो राहुल जी सोच ले. तो अल्टीमेटली देश के इंटरेस्ट में अगर कोई चाहता है बीजेपी सरकार हट जाए और देश में कोई नया सरकार आ जाए, तो सब सोचना चाहिए ये सारी चीज़ें. आप कभी राहुल गांधी से मिली हैं? नहीं, कभी नहीं मिले आप लोग? क्योंकि 2014 से 19 तक तो संसद में कभी. हाँ, बस नमस्ते नमस्ते, मिलना तो बात करना तो कभी नहीं किया मैंने. अच्छा, सोनिया गांधी से? सोनिया मैम से एक बार तेलंगाना बनने के बाद हम जाके उनका धन्यवाद दे के आए थे, पूरा परिवार गया था, उस समय मिले थे, और संसद में मिलते कभी 1-2 बार. वहाँ पे भी बस वो शिष्टाचार, कर्टसी, दैट्स ऑल. वो बड़े नेता है, हम जूनियर मेंबर है. अच्छा. तो आपके जो पिता हैं केसीआर,
वो एक फेडरल फ्रंट बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी रैलियां कर रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में भी रैली की। उन कोशिशों के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कविता जी कौन कौन सी पार्टियां हम कह सकते हैं ऑन बोर्ड हैं? देखिए, फेडरल फ्रंट तो नहीं है। दूसरी बात, आज बीजेपी के अलावा सेकंड फोर्स क्या है? जब आप जैसे पत्रकार बोलते हैं कि थर्ड फ्रंट है, फेडरल फ्रंट है, दूसरा फ्रंट कौन सा है? कांग्रेस है मुकाबला बीजेपी का कर सकती है? नहीं ना, वो हालत में तो नहीं है। तो अब कौन उभर के आएगा? तो बीआरएस जैसे नेशनल पार्टी जब हमने बनाया, हमारा कमिटमेंट यही था कि जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उन सब से मिलके एक पावरफुल अलायंस बनाए ताकि हम बीजेपी को रोक सकें, बीजेपी को गद्दी से उतार सकें। अल्टीमेट गोल वो है। तो अब वो क्या नाम से आगे आएगा, कैसे आगे आएगा, आने वाला समय बताएगा। ज़्यादा समय नहीं है, बता देंगे जल्दी ही, क्योंकि एक कोशिश तो जारी है। इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। बट हमारे तरफ से देश की जनता के सामने कमिटमेंट ये है कि हमने टीआरएस जो रीजनल पार्टी है, जो तेलंगाना में अच्छा काम किया है, कल को तेलंगाना मॉडल देश भर में रेप्लिकेट करने के लिए हम कमिटमेंट से हमारा पार्टी का नाम बदल के नेशनल लेवल पे काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम हर प्रदेश में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लोगों को अपना मॉडल बताएंगे। जिस जगह पे हमारे दोस्त हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लाइक माइंडेड पीपल के साथ। तो लोगों की क्यूरियोसिटी है, कौन है आपके दोस्त? देखिए, अभी तो हमारा खम्मम में बहुत बड़ा रैली हुआ था। उसमें अरविंद केजरीवाल जी आए थे, भगवंत मान जी आए थे, पिनराई विजयन जी आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे। हु एल्स वाज देयर? सो ऐसे है। और आगे चल के नीतीश कुमार जी नहीं आए थे। अरे आ जाएंगे ना, उसमें क्या है, हमारे मित्र तो है। जबकि पहले तो मुलाकात हुई थी। नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी। इसीलिए लोगों ने ये सवाल पूछा कि केसीआर तो जाकर मिले, बातचीत हुई, बहुत चर्चित पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर नीतीश बाबू क्यों नहीं आए? नीतीश बाबू उस समय कोई यात्रा में थे मेरे ख्याल से। तो अभी सेक्रेटेरिएट लॉन्च पे और एक 4 इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के सीएम्स को भी बुलाया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट का लॉन्च अभी अम्बेडकर जयंती पे अप्रैल 14 पे होने वाला है। तो उसमें स्टालिन जी भी आएंगे, तेजस्वी जी भी आएंगे, नीतीश जी भी आएंगे। तो वो अलग तरीके का प्रोग्राम है। तो जिनके सीधे मुख्यमंत्रियों को एक बार मंच पे लाना भी मुश्किल है। तो उनका टाइम शेड्यूल सब कुछ, तो हमने कहा कि 2-3 मरतबा करते हैं प्रोग्राम्स। अल्टीमेटली ऑपोजिशन यूनिटी दिखाना है, चाहे 1 फोटो, 2 फोटो, 3 फोटो, अच्छा है, टाइम पे करते जाओ रैली। दैट इज ओनली। आपके पिता ये कवायद कर रहे थे, लोगों को 80s का दौर याद आ रहा था, जब ऐसे ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामाराव दिल्ली में आया करते थे और विपक्षी पार्टियों के नेताओं को, चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हों या और रीजनल छत्रप्स हों जो सोशलिस्ट धड़े के हैं, उनको एक किया करते थे। केसीआर की भी वैसी ही योजना नज़र आती है कि सारे जो रीजनल लोग हैं वो नज़र आए। इनके मुकाबले जो नेशनल पार्टियां हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देती हैं कि कविता जी कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो अपने राज्य की चिंता करते हैं। जब भी वो केंद्र में आते हैं उनकी रस्साकशी बहुत होती है। वो 77 का उदाहरण देते हैं कि जनता पार्टी में तमाम मर्ज तो हो गए पर वो खींचातानी चलती रही। जनता दल में भी ऐसा ही हुआ। संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी 1996 में, तो 1996 से 1998 के बीच भी वो कहते हैं साहब जी के मूपनार और चिदम्बरम एक तरफ खींच रहे थे, टीडीपी दूसरी तरफ खींच रहा है, जनता दल तीसरी तरफ, आईएसपी चौथी तरफ, आरजेडी पांचवी तरफ। हाउ डू यू काउंटर दैट क्लेम? देखिए, 2 नेशनल पार्टीज जो है बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों कभी नहीं चाहते कि तीसरी पार्टी उनके मुकाबले आ जाए। तो ये अलग तरीके के आरोप लगाते रहते हैं। तो आपकी दोस्त आम आदमी पार्टी भी नेशनल हो गई? नहीं, वो सुनिए, तो इसमें क्या है, हमने देखा था ना जब चंद्रशेखर जी का सरकार बना था और जब लालू जी ने अद्वानी जी का यात्रा रोक दिया था उस समय, तब उन्होंने बीपी सिंह सरकार थी, तब सपोर्ट वापस लिया गया तो सरकार गिर गया था। तो गिराने वाले कौन थे? बीजेपी वाले थे। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि रीजनल पार्टीज जब ऊपर आती है, नेशनल पॉलिटिक्स करती है, तो उनमें सहनशीलता नहीं होती है, दोस्ती नहीं निभा सकते या पॉलिटिक्स नहीं चला सकते, वो गलत बात है। पहले तो वो, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हमेशा उनके अलावा कोई और सत्ता में बैठता है तो वो देख नहीं सकते। 1.5 ईयर से ज़्यादा सरकारें चलने नहीं देती, तो वो उनका आदत है। क्योंकि ये दोनों पार्टियों को लगता है कि दूसरा पार्टी को उभरने नहीं देना चाहिए, इन दोनों की आपस में मिलीभगत है। और रही बात आज देश को क्या चाहिए, देखिए कोई विशाल विचारधारा रखने वाला आदमी या नेता
आता है उभर के देश में, जो भी हो, केसीआर हो, स्टालिन हो, ममता दी हो, नवीन पटनायक हो, जो भी कल उभर के आता है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन दोनों पार्टियों से बेहतर काम हम करेंगे, क्योंकि हमने ज़मीनी स्तर पे काम करके देखा है। और लोगों ने भी मोदी जी को इसीलिए मौका दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्रियों का परेशानी जानता हूँ, नेशनल ज़मीनी लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं मैं जानता हूँ। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर जब बन गए, मुख्यमंत्री के टाइम पे उन्होंने जिन जिन मुश्किल से गुजरे हैं, जिन जिन प्रॉब्लम्स फेस किए, तो ही कन्वीनियंटली फॉरगॉट ऑल दैट एंड वो सिर्फ प्रधानमंत्री बन के रह गए। और इतना तक प्रधानमंत्री बन के रह गए, इतना संकुचित उनका थिंकिंग हो गया, इतना नैरो माइंडेड हो गए कि तेलंगाना एक राज्य है, आपने इस बजट में 1 रुपया नहीं दिया। आप 167 मेडिकल कॉलेजेस देते हो देश भर में, एक मेडिकल कॉलेज नहीं देते हो तेलंगाना को। अब आप बताएं कि तेलंगाना के आदमी क्यों वोट दे, एक वोट क्यों दे बीजेपी को? अगर जो प्रधानमंत्री के थिंकिंग ऐसी हो, जो नेशनल पार्टी के थिंकिंग ऐसे हो कि आपके राज्य को वो नज़रअंदाजी कर देते हैं बिल्कुल, तो हम भी उनको नज़रअंदाज कर देंगे ना कल इलेक्शन में, बराबर ऐसे सोचेंगे। तो ये विशाल विचारधारा प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में बैठने वाले शख्स को होना चाहिए। नेशनल पार्टी जो अपने आप को कहते हैं उनको होना चाहिए, लेकिन आज रीजनल पार्टीज बहुत विशाल सोचती है, क्योंकि राज्य में जितने भी लोग हैं उन सबको हम साथ लेके चलते हैं, ये लोग नहीं करते। आप मुझे ये बता रही थी, तो मुझे तेलंगाना और केंद्र के बीच, नरेंद्र मोदी सरकार और केसीआर सरकार के बीच धान की खरीद को लेकर जो खींचातानी मची, वो ध्यान आ रही थी। क्या था मामला? देखिए, इसको थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा आपको। देखिए, हमारा देश में तकरीबन 60% लोग कृषि पे आधारित लोग हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज़ जनरेटेड बाय एग्रीकल्चर जी। और जो प्रोड्यूस हम अनाज करते हैं, जो अनाज हम उगाते हैं, अब इसमें कोई एक साइंटिफिक तरीका नहीं है कि अनाज को कैसे कौन खरीदेगा, राइट? तो हमने हमारे राज्य में क्या किया, जो भी अनाज आते हैं लास्ट ग्रेन तक हम खरीदते हैं सरकार से, राइट? तो हमारे पास 13,000 प्लस गांव हैं, 13,700 गांव हैं। तो हमने 16,000 परचेस सेंटर खोल के किसानों के कंफर्ट के लिए हम सारा अनाज गवर्नमेंट से प्रोक्योर करते हैं। और प्रोक्योर करने से पहले यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं, FCI से, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, कि आप हमें बताएं कि कितना परसेंटेज आप खरीदेंगे, कितना नहीं खरीदेंगे, इस साल आपका क्या रिक्वायरमेंट है। उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। फूड सिक्योरिटी के लिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दान खरीद के रखना है, अनाज खरीद के रखना है, उनके लिए उनके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है। अगर ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट चलती रहेगी कि विदाउट एनी प्लानिंग, एक्चुअली में होना क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यों को बुला के बोलना चाहिए कि आप अनाज उगाओ, आप पल्सेस उगाओ, आप ये करो, आप वो करो, क्योंकि एक क्रॉप कॉलोनी के जैसा जब तक देश को नहीं बांटा जाएगा तो हम पल्सेस कनाडा से इंपोर्ट करते रहेंगे, वो दलहन तिलहन करते ही रहेंगे, लेकिन इंपोर्ट करते ही रहेंगे। मैं क्या बोलती हूँ, आज हिंदुस्तान इतना ब्लेस्ड नेशन है, चाइना हमसे 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन उनके पास सिर्फ 16% कल्टिवेबल लैंड है। हिंदुस्तान इतना ब्लेस्ड है, हमारे पास 83 एकर्स लैंड है, 83 करोड़ से एकर्स लैंड है, उसमें 50% एग्रीकल्चर में जा सकता है, एरेबल लैंड है। तो जितना दान हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें एक भी दाना इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आज, लेकिन हम इतना इंपोर्ट करते हैं और इसके ऊपर कोई सरकार सोचती नहीं है। तो शर्मनाक बात है ना। 75 ईयर्स हो गया, अभी भी वी आर डिपेंडेंट ऑन कनाडा। किसके इंटरेस्ट के लिए डिपेंडेंट है? आप एंकरेज करो, तेलंगाना जैसे राज्य में पल्सेस बहुत अच्छा आते हैं, हम उगा के दिखाएंगे आपको। कोई नीति बनाओ, कोई डिस्ट्रीब्यूशन करो, जिम्मेदारी का डिस्ट्रीब्यूशन करो। नहीं, कुछ नहीं होता है, नो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसीलिए लड़ाई हुई थी। हमने कहा, हमने हमारे किसान से अनाज खरीदा है, आप FCI से खरीदो। मना कर दिया उन्होंने खरीदने से। हमने तो वैसे भी खरीदा, क्योंकि किसान के ऊपर हम बोझ नहीं आने देते थे। लेकिन उन्होंने क्या लॉजिक दिया? क्वालिटी का हवाला दिया था? कुछ नहीं किया, अहंकार से बहुत बात करते हैं। पीयूष गोयल जी ने कहा, अरे आपके लोगों को टूटा हुआ राइस खाने का आदत डालो, आपके पास है तो आपके लोगों को खिलाओ टूटा हुआ राइस। ये कोई बात होती है? ये कोई तरीका होता है? तो जब संकुचित भाव से सोचने वाले लोग नेशनल पार्टीज में दिल्ली के गद्दी पे बैठते हैं तो दिक्कत होती है, आम आदमी को होती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
तो ये पूरा अनाज को अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से इंटीग्रेट नहीं करोगे, वेस्ट हो जाएगा ना। तो ये जिम्मेदारी है ही नहीं, ये सोच है ही नहीं। तो इसीलिए बीआरएस आया है, इसीलिए संगठन कल को बनेगा, लाइक माइंडेड नेताओं के साथ बनेगा, लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ बनेगा, और बेसिक मुद्दों पे हम काम करेंगे। जिस तरीके से बेसिक मुद्दों पे हम हमारे राज्य में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से कल नेशनल लेवल पे भी बेसिक मुद्दों पे काम करेंगे। हर घर को कैसे पानी देना है, हर एकड़ को कैसे पानी देना है, हर गांव में बिजली 24 आवर्स कैसे देने हैं, पूरा लास्ट दाने तक अनाज को कैसे खरीदना है, हर एक क्रॉप को एमएसपी कैसे देने हैं। आपके विपक्षी पूछेंगे क्या आपने तेलंगाना में ये सब कर दिखाया? बिल्कुल किया है, आप आइए, आई इनवाइट यू। मुझे बोलिए भी मत, आके किसी से भी पूछ लीजिए 24 आवर्स पावर आता है नहीं आता है, हर एकड़ को फ्री में पानी आता है कि नहीं आता है। पहले वाटर सेस होता था आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट में, तेलंगाना का बनते ही हमने वाटर सेस भी रद्द कर दिया। किसान को वाटर का पैसा नहीं देना पड़ता है, सिंचाई का पानी हम फ्री में देते हैं किसान को। 24 आवर्स आता है पानी, 24 आवर्स बिजली आता है, फ्री में देते हैं हम। ये कल को हम बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान भर में ये कर दो, क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। मैंने जैसे कहा है, इंडिया इज़ अ ब्लेस्ड नेशन, पूरा नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। हमारे पास 70,000 टीएमसी पानी ऐसे ही जा रहा है बह के, उसको रोकने का कोई सोचता ही नहीं है, काम होता ही नहीं है, करते ही नहीं है। जब मंशा ना हो तो क्यों काम करेंगे? तो हम बोल रहे हैं अगर आपको लोगों के बारे में काम करने का मंशा नहीं है तो आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, सिंपल सी बात है। इसीलिए बीआरएस अपने स्लोगन में किसान, अब की बार किसान सरकार, ये नारा है। बिल्कुल, अब की बार किसान सरकार, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जैसे देश में जिनकी 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, 60% से ज़्यादा लोग खेती पे निर्भर करते हैं। अगर खेती रिलेटेड पॉलिसी, किसान फ्रेंडली पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हमने हमारे राज्य में किसान फ्रेंडली पॉलिसी बनाया, 12% से ज़्यादा जीडीपी में आज किसान खेती से हमारा इनकम आता है। हमारा स्टेट का वेल्थ हमने कैसे बढ़ाया? क्योंकि हमने फार्मिंग में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप दूर दूर से अमेरिका से, जर्मनी से इंडस्ट्रियलिस्ट को ढूंढ के ला रहे हो, क्यों किसान को इग्नोर कर रहे हो? क्यों किसान को अनदेखे कर रहे हो? आप किसान में इन्वेस्ट करो। हमने पशुपालन जो करते हैं उनमें इन्वेस्ट किया, आप उनमें इन्वेस्ट करो। हमने फ्री में लाखों शीप दिए। आज हमारे यहाँ हर एक यादव, हर एक कुर्मी बाई जो है वो 2014 से डबल ट्रिपल रिच है आज। आप गांव में पैसा पैदा करो ना, रूरल इकोनॉमी को रिचार्ज करो। हिंदुस्तान रूरल इकोनॉमी पे बेस्ड कंट्री है। अरे आप वो ज़मीन छोड़ के आसमान पे जाते हो। 5G 4G ठीक है, वो भी रहना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ भी आना चाहिए, लोगों को नौकरी भी मिलना चाहिए। लेकिन देखिए आज मेक इन इंडिया का क्या हो रहा है। जैसे हमारे नेता कहते हैं वो तो जोक इन इंडिया बन गया, क्योंकि इन्होंने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया वो तिरंगे पे भी मेड इन चाइना का टैग है। आप तिरंगा नहीं बना सकते हो आज के डेट तक, क्या बनाओगे? वेयर इज़ योर मेक इन इंडिया? वेयर एज हमारे तेलंगाना प्रदेश में 8 साल में हमने 20,000 यूनिट दे आर प्रोड्यूसिंग राइट नाउ एंड वी आर एबल टू क्रिएट 30 लाख जॉब्स। अगर हमारे जैसा नया नवेले राज कर सकता है, इतना बड़ा हिंदुस्तान की सरकार क्यों नहीं कर सकता? अगर मेक इन इंडिया सिंसियरली आप करोगे, 1-2 आदमियों के लिए नहीं करोगे, 1-2 बिजनेस हाउसेस के लिए नहीं करोगे, तो आज तक 2 करोड़ क्या 3 करोड़ जॉब भी आ जाते थे। आज युवा को जॉब नहीं है, क्यों नहीं सोच रहे हो? नौकरी क्यों नहीं पैदा करते हो? हमने किया है ना हमारे राज्य में, सरकारी डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया हमने। 2,40,000 जॉब्स दिया है तेलंगाना में हमने, सरकारी जॉब्स, और इंडस्ट्रीज़ डेवलप करके 30 लाख जॉब्स दिए। ये एजेंडा कल को देश भर में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता? बस यही सवाल है हमारा। ये कविता जी, आप यू हेड, आई होप कि मैंने आपको बीच में टोका नहीं। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। दरअसल ये ललन टॉप का ये मकसद भी रहता है कि हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो संवाद में सुनना भी बहुत ज़रूरी है कि सब अपनी बात कह पाएँ। गुड यू आर नॉट लाइक बीजेपी, क्योंकि वो सुनते नहीं है, बोलते ही रहते हैं। आप जॉब की बात कर रही हैं, एक जॉब की बहुत चर्चा है तेलंगाना में, हु विल बी केसीआर सक्सेसर, ये जॉब। और उसके बाद केसीआर का जो बृहत्तर परिवार है उसके बीच जो संभावित सत्ता संघर्ष है उसकी तमाम कहानियां सुनाई जाती हैं। बताया जाता है कि कविता के नेशनल एस्पिरेशंस भी हैं। उनको पता है कि जब उनका स्टैचर देश भर में बढ़ेगा तभी राज्य में
उनका वज़न और ज़्यादा रहेगा पॉलिटिकली। इसके लिए वो राज्यसभा आना चाहती थी, लेकिन फिर वीटो हो गया। बताया जाता है कि ये फैसला इसलिए भी लिया गया क्योंकि आपके जो भाई हैं केसीआर के भतीजे जे संतोष कुमार, वो पहले से राज्यसभा में हैं। केटी रामाराव सीनियर कैबिनेट मंत्री हैं, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत उनकी बताई जाती है। और फिर उनके और जो आपके भाई हैं टी हरीश राव। तो लोग कह रहे हैं कि केसीआर के परिवार में भी बहुत सारे क्लेमेंट्स हैं। बगल के आंध्र प्रदेश का उदाहरण देते हैं कि जब रामाराव के परिवार में ही विद्रोह हो गया था और उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू को कुछ लोगों ने यूसर्पर माना और कुछ लोगों ने नेचुरल क्लेमेंट। क्या के कविता केसीआर की घोषित या अघोषित राजनीतिक वारिस हैं, या अभी परिवार को बैठ के तय करना है कि किसके हिस्से क्या आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप बोल रहे हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में हैं। जी, डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं नेता को, पार्टी चुन सकता है वारिस को, लेकिन लोगों का मत भी होना चाहिए, लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो फंडामेंटल तो वो आर्ग्यूमेंट ये है कि ये वारिस चुनना, ये क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉट ए मोनार्की। पहले बात तो ये है। दूसरी बात ये है, हमारा परिवार, पूरा का पूरा परिवार, मैं और मेरे बड़े भाई है केटी रामाराव पिताजी, और जो हरीश राव जी का नाम आपने लिया, संतोष जी का नाम आपने लिया, सो जितने भी ये लोग थे, हम 15 साल से, 13 साल से, 17 साल से, 20 साल से, 2001 में जब केसीआर साहब ने पार्टी लगाया तब से लेके आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं। और आंदोलन करते समय हमें पता नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे, हम मंत्री बनेंगे, एमएलए बनेंगे, पता नहीं था। तो वी आर नॉट ए टिपिकल पॉलिटिकल फैमिली। आपको जैसा लगता है कि दूसरे पॉलिटिकल फैमिलीज़ में जो वारिस को आगे बढ़ाया जाता है, मेरे बाद में ये आएगा, वो आएगा, एमएलए जीता, उसको जीता, हम सब लोगों से चुन के आए हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ। मैंने अपना एनजीओ शुरू किया था, मैंने पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं किया था। एनजीओ शुरू करके लोगों में सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम किया था मैंने, तेलंगाना मूवमेंट के लिए। जब स्टेट बना, जब टीआरएस पार्टी को एक चेहरा चाहिए था जो लोग जानते हैं, तो बाई चांस मुझे टिकट मिला। मेरा पॉलिटिकल एंट्री प्लान्ड, वेल प्लान्ड ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जिस समय हम आंदोलन कर रहे थे 2001 से, तेलंगाना बना कब? 2014 में। तो 14 साल जब ऐसा माहौल था देश में कि जितने भी सेपरेट स्टेटहुड मूवमेंट्स थे वो कोई कामयाब नहीं हो रहा था। तो हम क्यों अड़े रहे, क्यों लड़ते रहे? क्योंकि हमें कुछ जिम्मेदारी है अपने लोगों के प्रति, और हम बिलीव करते हैं कि तेलंगाना राज्य में पोटेंशियल है। तो फंडामेंटली मैं आपसे और देश की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जैसा बीआरएस पार्टी नहीं है। केसीआर साहब एक जन आंदोलन से उभरे हुए नेता है, और उनके जन आंदोलन को देख के जितने भी युवा प्रभावित हुए उस समय, वैसे भी हम परिवार के सदस्य भी उनके साथ गए थे। हमारा अच्छा खासा नौकरी था, हमारे ब्रदर के अच्छा खासा नौकरी था, संतोष भैया का अच्छा खासा नौकरी था, हरीश राव तो पहले से पॉलिटिक्स में थे सर के साथ, लेकिन हम सब लोग नौकरी छोड़ के जुड़ गए बस इमोशनली। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि बड़ा सैक्रिफाइस किया, वी वांटेड टू डू इट, हमें मूवमेंट में आना था, सपोर्ट करना था, हम जुड़ गए उनके साथ, काम करने लगे। ऑटोमेटिकली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पोजीशंस। तो हम ये मानते हैं कि आपका लक्ष्य सीधा होना चाहिए। जो बोलते हैं ना, वाक शुद्धि, चित्त शुद्धि, मन शुद्धि होगा तो ही लक्ष्य सिद्धि होगा, तो वो था। इसीलिए आज तेलंगाना राज्य बना है, वो अभी भी है हमारे चित्त शुद्धि, इसीलिए तेलंगाना राज्य देश में अव्वल नंबर पे डेवलप हो रहा है। तो हमारा एक पैशन है लोगों के लिए काम करना, डेवलपमेंट लाना। लोगों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखते हैं तो जो मज़ा आता है ना, वो कुछ भी दो साहब, आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तो वही काम हमें कल भारत के जनता के लिए करना है। तो हमारा एक पैशन है, पॉलिटिक्स टाइम पास नहीं है। पॉलिटिकल पोजीशन इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द हार्ड वर्क। पॉलिटिकल पोजीशन एंड गोल नहीं है, देश का तरक्की एंड गोल है। जैसे हमारे लिए तेलंगाना का गठन करना एंड गोल था, तेलंगाना राज्य लाना एंड गोल था, तेलंगाना डेवलपमेंट एंड गोल है, दैट इज़ द एंड गोल। पोजीशंस आते जाते रहेंगे। देखिए, अब मैं हार गई हूँ एमपी का, तो उसमें क्या है, क्या रीज़न रहा होगा? कुछ तो पॉलिटिक्स है, चलता ही रहेगा। तो किया होगा। हाँ, बीजेपी का साथ। सुर्खियां बनती हैं, मुख्यमंत्री की बेटी लोकसभा चुनाव हारी। दैट इज़ ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल। अगर लोग आपको हराना चाहते हैं, ये राजवंश नहीं है कि इनके वारस वो है, उनके वारस वो है, नहीं। जनता जो चुनता है वो नेता बनता है, वो हम बिलीव करते हैं, क्योंकि हम जन आंदोलन से आए हुए लोग हैं।
मेरा इलेक्शन मैं क्यों आ रही हूँ, मैं तो यही बोलूँगी आज कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। दूसरे बीजेपी ने कुछ साजिश किए, हमारे खिलाफ 185 कैंडिडेट्स को खड़ा किया। सारे इलेक्शंस में ईवीएम्स तो 2 या 3 होते हैं, मेरे इलेक्शन में ईवीएम 24 थे, 24 ईवीएम्स थे, तो एक एक बड़ा बड़ा रूम में जाके लोगों को वोट करना पड़ता था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जितना कोऑपरेट करना था ऐसे यूनिक इलेक्शन में, मुझे लगता है आज भी इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। ईवीएम का नंबरिंग नहीं किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, वो सब तो हिस्ट्री है, इस चीज़ को लेकर नहीं जाना है। इलेक्शन तो आते रहते हैं, जाते रहता है, उसमें कोई टेंशन नहीं। फिर विपक्षी ये पूछेंगे कि कविता जी कि वही ईवीएम थी, विधानसभा के चुनाव थे, आप लोगों को अभूतपूर्व बहुमत मिला। मेरा मैं वही बोल रही हूँ, इसलिए मैंने फंडामेंटली पहले क्या बोला है, मैं इलेक्शन हार गई हूँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि मुझे दम है जिम्मेदारी लेने के। हारो जीतो मेरा खुद का है, बाकी जो भी है सेपरेट इश्यूज है, छोटे छोटे इश्यूज, जैसे बोलते हैं ना, कर्ण जो मर गया तो उनके मौत के लिए 1 लाख कारण थे, वैसा ही कुछ है। लेकिन एनालिसिस करके आगे चल के वो मिस्टेक्स ना रिपीट करूँ, दैट इज़ माई इंटेंशन, दैट आई विल डू। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि कविता जी, हमने जितने भी रीजनल पार्टीज देखी हैं उनमें हम सब जानते हैं कि एक प्रमुख व्यक्ति होता है, उसकी टीम में कई लोग होते हैं, एक कॉज होता है जिसके इर्द गिर्द वो पार्टी बनती है। पर जब पॉलिटिकल लेगेसी की बात आती है तो हमने परिवारों के टकराव देखे। शिवसेना बाल ठाकरे ने शुरू की, राज ठाकरे ज़्यादा सक्रिय थे, पर फिर उद्धव ठाकरे आते हैं, रास्ता अलग हो जाता है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी शुरू की, शिवपाल यादव लंबे समय तक नंबर 2 रहे, फिर राम गोपाल यादव भी सक्रिय हुए, अखिलेश यादव आए, अखिलेश शिवपाल के बीच विभाजन रहे, अलग पार्टियां भी बन गई, अभी फिर एक हुए हैं। बिहार की बात करते हैं, लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप तेजस्वी दोनों राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पार्टी कैसे चले इसको लेकर बीच बीच में उनके मतभेद सामने आते रहते हैं, खासतौर पे और लोगों को लेकर। उसी क्रम में ये पूछा जाता है कि क्या केसीआर, केटीआर, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, और वो उनका पॉलिटिकल एम्बिशन भी इन सिंक है, या आगे चलकर कुछ ऐसा हो सकता है, खेमे बन चुके हैं, ये इनके क्लोज हैं, ये उनके क्लोज हैं। क्योंकि ये हर पार्टी का, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या कांग्रेस, क्या कोई रीजनल पार्टी, सबका ये यथार्थ है। कुछ उनके फेवरेट होते हैं, कुछ उनके पॉलिटिकल आका होते हैं, और उसी के हिसाब से ग्रुप बन जाते हैं। देखिए, बीआरएस पार्टी में आज के डेट में केसीआर इज़ आवर सुप्रीम लीडर। तो जितने भी लोग नीचे हैं, केटीआर हो गया, हरीश राव हो गए, संतोष हो गए, विनोद कुमार हो गए, फलाना हो गया, सभी केसीआर को फॉलो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही बने रहे, जब तक अच्छा चलेगा चलेगा। जब ऐसा बोल रहे आप, ऐसा सिचुएशन आएगा, तो मैं तो एक बात मान के चलती हूँ, हमारे बीआरएस के नेताओं में जो एक कमिटमेंट है, वो शायद हम सबको एकजुट करके रखेगा। दैट इज़ माई होप। अच्छा, आप अपने पिछले जवाब में कह रही थी कि एक्सीडेंटली, मतलब बहुत प्लान नहीं था आपका इलेक्शन लड़ना 2014 में। आई वॉज गोइंग थ्रू योर पॉलिटिकल बायोडेटा, इफ आई मे से सो। तो उसमें था कि आप तो बीटेक पढ़ी, फिर और एडवांस स्टडीज़ के लिए अमेरिका गई, और आप और आपके हस्बैंड वहीं पे नौकरी कर रहे थे। 2006 में मेरे ख्याल से आप वापस आए। ज़रा उस जर्नी के बारे में बताइए, बिकॉज यू आर सेइंग ना कि मेरा इरादा तो ये है कि मुझे देख के बहुत सारी लड़कियां और औरतें पॉलिटिक्स में आए। तो वो ये भी जानना चाहेंगी कि किस तरह की शैक्षणिक तैयारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रिपेयर्डनेस चाहिए टू कम टू पॉलिटिक्स। क्या पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? जी देखिए, पूरा तो कॉन्वेंट में पढ़ाई लिखाई हुई जी। बाद में हमारे स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल, और जैसे साउथ में उस समय होता था, या तो आप इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा। तो +2 में कॉलेज ज्वाइन कर लिए, तो उसमें यही होता था, इट वाज लाइक अ प्रॉपर पोल्ट्री फॉर्म। सुबह उठो 4 बजे, एक कोचिंग सेंटर जाओ, वापस आ जाओ, कॉलेज जाओ, 2 बजे वापस आ जाओ, दूसरे कोचिंग सेंटर जाओ, रात में पढ़ो, सो जाओ। तो दिस वाज दिस थिंग। 2 साल के लिए मैंने वही किया, कुछ और नहीं। 11th-12 2 साल के लिए वही काम किया। तो इंजीनियरिंग में ये प्रॉब्लम शीट, ये क्वेश्चन, ये वो, इधर 2 साल नथिंग एल्स, सिर्फ वही किया है जी। तो इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में सीट मिल गया, तो एंट्री उसमें हो गई, इंजीनियरिंग हो गई। लेकिन इंजीनियरिंग हैदराबाद से किया? हैदराबाद से किया। विज्ञान ज्योति कॉलेज है, एफिलिएटेड टू JNTU है, तो उसी में किया है। लेकिन इतना फादर आपके पॉलिटिक्स में तब भी एक्टिव थे? ओ या फादर वाज एक्टिव फ्रॉम बिफोर माय बर्थ। जी जी बिल्कुल। तो उसका वो कैसे रहता था
कि घर में तो दिन भर लोग आते होंगे, कार्यकर्ता आते होंगे, और एक बच्चा है जो बीटेक की तैयारी कर रहा है एंट्रेंस की। मैं ये बोलती हूँ कि मेरा घर तो मिनी हॉस्टल था, और मेरे फैमिली बहुत बड़ी है। मेरे फादर के साइड तो मेरे फादर के 9 सिस्टर्स है, एक भाई है। मदर के साइड मदर के 2 सिस्टर है, एक भाई है। और उस टाइम पे ज़्यादा हैदराबाद में किसी को कुछ भी ज़रूरत होता तो हमारे घर आते थे, हम वेलकम करते थे। और मेरा पढ़ाई 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में ज़्यादातर बालकनी में ही हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि इतना भरा पड़ा रहता था घर हमारा। और हमने उस माहौल में ठीक ठाक पढ़ाई कर लिया, इंजीनियरिंग आ गए। लेकिन इशू ये था कि इंजीनियरिंग के बाद यूएस जाना था, बस डॉलर ड्रीम, वो पाइपलाइन ड्रीम था। डॉलर ड्रीम, हाँ, बस आप इंजीनियर बनो। तेलुगु भाषियों में खूब है। हाँ बिल्कुल, बताइए जरा इसके बारे में। अभी पिछले दिनों जब वहीं के पढ़े लोग ट्विटर वगैरह सबके हेड बने जी, बिफोर द एलन मस्क टेक ओवर जी, तब नए सिरे से इस तेलुगु डॉलर ड्रीम पर बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक पाइपलाइन है। आप इंटरमीडिएट खत्म करो, इंजीनियरिंग जाओ, इंजीनियरिंग में 3rd ईयर 1st सेमेस्टर से शुरू करो आप जीआरई के प्रिपरेशन करना। 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर तक प्रिपेयर कर लो, कुछ 2-3 बार कोशिश कर लो, बेस्ट स्कोर लाओ। 4-1 में क्या होता है, आपको जाना होता है कॉलेजेस में अप्लाई करो, यूएस में यूके में जहाँ भी जाना है। और उस समय तो इंटरनेट इतना फ्री अवेलेबल नहीं था जी। आप जाओ इंटरनेट कैफ़े में 5 रुपये पर घंटे पे करो। वो मोडेम वाला था ना, याद है आपको, टी साउंड वाला। तो कौन से साल की बात है? 1999 99 आई वेंट टू यूएस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट 98 बिगिनिंग। तो इतना अवेलेबल नहीं था इंटरनेट, तो यू हैड टू गो आउट, प्रिंट आउट एवरीथिंग। तो अभी मुझे मेरे बच्चों के देख के तो बहुत जलन होती है, घर में बैठे बैठे ऐसे फ़ोन में सारे काम कर रहे हैं, एवरीथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू प्रिंट आउट टू एवरीथिंग। उस समय तो एक मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए, बट हमने किया। और 4th ईयर 2nd सेमेस्टर हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया ही नहीं, वी ऑलरेडी फ्लू टू यूएस, क्योंकि तभी एडमिशन हो गया था, तो एक दिन भी वेस्ट नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी। वहाँ पे क्या पढ़ाई की? मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, लेकिन हम फिनिश नहीं कर पाए, कुछ एक्सीडेंट हो गया था तो वापस आना पड़ा हिंदुस्तान। बट फाइनल लेग में एक्सीडेंट हो गया था, तो फाइनल कभी ख़त्म नहीं किया। और वापस आए तो मम्मी थोड़ा डर गए, बोले शादी करके ही जाओ, अभी अकेले मत जाओ। वहाँ एक्सीडेंट हुआ? वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बहुत डर गए थे बेचारे। तो उन्होंने कहा नहीं, कार वार टकरा गई, कुछ खेल वेल नहीं किया? नहीं खेल नहीं, कार टकरा गए, रेगुलर रोड एक्सीडेंट था, काफ़ी सीरियस था। तो वापस आ गए, तो आई कुड नॉट फिनिश माई मास्टर्स, बट उसी दौरान नौकरी भी कर लिया था मैंने। 1 साल काम करती थी आप? मेम्फिस में काम किया मैंने। मेम्फिस में ऑटो जोन करके एक कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स सेल करती है, बिग कंपनी है। उसमें मैंने सिस्टम्स में ही काम किया, प्रोग्रामर का। तो वहाँ से वापस आ गए। आने के बाद शादी हो गए। वैसे कन्वेंशनल कन्वर्सेशन होते हैं जैसे हम लोग टीवी में सीरियल्स वगैरह में देखते हैं कि नहीं बेटा आप तो बस पढ़ लिए बहुत, अब मेरी चिंता खत्म हो जाए, माता जी ऐसे कुछ बोल रही थी? चिंता नहीं, बेचारी, उनको लग रहा था कि अकेले यूएस में जाके अगर ऐसा वापस कुछ हो जाएगा तो कैसे फिर एक बार तो बच गए, दूसरे बार क्या होगा, इस टाइप का जनरल मम्मी का जो डर होता है उस टाइप। क्योंकि परिवार हमारा काफ़ी लिबरल रहा है। जब यूएस जाने की भी बात आती थी तो पापा ने कहा है लड़की है, बराबर जाना चाहिए, उनको एक्सपोजर होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने पहले कदम रखा यूएस में, 10 दिन के बाद में मेरे भाई गए थे। तो इतना इंडिपेंडेंस था। केटीआर भी उसी साल यूएस में आए थे। उनका भी मास्टर्स MBA किया है उन्होंने, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से। सो दोनों वहीं पे थे और वापस शादी हो गई, वापस यूएस चले गए। आपके पति अनिल कुमार, वो भी पतिदेव इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वहाँ वो परफ्यूम्स कंपनी में काम करते थे, क्वालिटी इंजीनियर के तौर पे। फिर वहाँ वहीं पे थे। आफ्टर द फर्स्ट बॉय वी वर मिसिंग फैमिली अलॉट। तो हमने कहा, कहाँ रहते थे आप लोग यूएस में? न्यू जर्सी में रहते थे। न्यू जर्सी। अब न्यू जर्सी में जाके श्रीनिवास बुलाओ तो 1000 लोग इधर उधर देखेंगे। अच्छा। तो मोस्ट कॉमन है हैदराबाद के, साउथ के। अभी जा रहा हूँ कुछ हफ्ते बाद। हाँ, कोशिश करिएगा ज़रूर। एडिसन में वो स्ट्रीट होता है ना जो सब लोग खाना खाते हैं, वहाँ जाके एक बार जोर से श्रीनिवास, एटलीस्ट 1000 लोग देखेंगे आपको कि किसको बुला रहे हैं। तो उस समय तो वही हालत था। तो गुड, देन वी केम बैक हियर। आफ्टर कमिंग बैक हियर आई फॉलोड फादर्स फुटस्टेप्स। और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हमारे हस्बैंड रियल एस्टेट में काम करते हैं। तभी से आने के बाद से तभी से वही काम करते हैं। अच्छा,
आप वापस आई तब तक एक जो केसीआर की पूरी जर्नी है, 83 में वो पहली बार इलेक्शन लड़ते हैं, हारते हैं, पर 85 ऑनवर्ड्स वो लगातार जीतते हैं सिद्दीपेट के इलाके से और उनका स्टेचर लगातार बढ़ता है। और आप जब वापस आई तब तक वो तेलंगाना राज्य के मुद्दे को लेकर अपनी पार्टी भी फ्लोट कर चुके थे और तेलंगाना का आंदोलन भी तेज़ हो चुका था। जब आप वापस आई तब उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट से इस्तीफा दिया था बतौर कैबिनेट मिनिस्टर या बाद में दिया? हाँ, दिया है मैंने। मेरे वापस आने के बस 6 महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री से। 2006 की बात है ये। जून जुलाई में उन्होंने इस्तीफा दिया था, दिसंबर में बाई इलेक्शन आ गया था। तो वो बाई इलेक्शन बहुत एडवेंचरस था, रोमांचक जो बोलते हैं ना, क्योंकि दुनिया भर से तेलंगाना के युवा जहाँ जहाँ भी बसे हुए थे, अमेरिका में, दुबई में, जापान में, सब लोग आके इनके बाई इलेक्शन में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ भी हो जाए केसीआर को नहीं हारना चाहिए। ये कॉज ऐसा लग रहा था, कॉज ऐसा लग रहा है। तो सभी लोग काम कर रहे थे। मैंने बोला अरे ये तो टू मच है यार, मैं तो घर में बैठी हूँ, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो उसी इलेक्शन में मैं भी बाहर निकल के गई उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन पार्टी ऑफिशियली मैंने कभी पार्टी में मेंबरशिप वगैरह तो होता था, लेकिन ऐसे पार्टी प्रोग्राम्स में, एक्टिविटीज़ में नहीं करते थे। तो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म्स में, एनजीओस में मैं ज़्यादा काम करती थी। आपका कभी ऐसे 1-on-1 कन्वर्सेशन हुआ कि आप और आपके पिताजी बैठे हैं कि बेटा अब तुम राजनीति में आ रही हो, डूज ये हैं, डोंट्स ये हैं, या आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी रही हो? वी रियली वांट टू नो फादर डॉटर कन्वर्सेशन अबाउट पॉलिटिक्स, स्पेशली इन द फर्स्ट फेज। एमपी जीता था मैंने 2014 में। उसके इमीडिएट बाद फादर ने बुलाया मुझे और उन्होंने एक बात बताई, वो मैं आज तक नहीं भूल पाती हूँ, शायद ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी भी। उन्होंने कहा है देखो, राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है कि तुम्हारे सबसे करीबी जो पर्सनैलिटी आप मानते हो वही धोखा दे जाएगा। तो आप सेंसिटिव मत होना, सेंटिमेंटल बिल्कुल मत होना, समझ के चलो जो आपके सबसे करीबी आदमी है, औरत है, जो भी है, सबसे करीबी आपका शख्सियत जो है, कभी ना कभी राजनीति में धोखा हो जाता है, दे जाते हैं लोग। तो प्रिपेयर्ड रहो मेंटली, ये सेंसिटिविटी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं इलेक्शन 2014 में जीतने के मोमेंट में हमने काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस देखे, बच्चों को मरते हुए देखा है, पैर टूटा, लाठी पड़ी, जेल गए, तो जल्दी रो देते थे, बहुत बहुत भावुक होते थे। और जब मैं इलेक्शन जीतने के बाद हमारा गवर्नमेंट आया तो कोई भी ऐसे बच्चे को उठा के लेके आता था, प्रॉब्लम है, हेल्थ इनका ठीक नहीं है, तो पहले मुझे रोना आ जाता था। तो शायद ये सब देख के उन्होंने बताया बहुत सेंसिटिव आप हो, आप ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लीडर स्ट्रांग रहेगा तो कैडर स्ट्रांग रहता है। अगर आप भावुक हो जाओगे तो वो क्या करेगा, जो सामने वाला जो समस्या लेके आ रहा है आपके पास। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, एक तो पब्लिक को किस तरीके से आपको देखभाल करना है, जिस तरीके से स्ट्रांग फेस बनाए रखना है। दूसरी, समझ लो राजनीति में क्लोजेस्ट पर्सन विल ऑलवेज। सो दैट वाज अ वेरी गुड लेसन फॉर मी। एंड 2019 के रिजल्ट के बाद यू हैड एनी 1-on-1 कन्वर्सेशन? नथिंग, ही आस्क्ड मी आर यू वरीड। आई सेड क्या वरी क्या है, ऑब्वियसली कुछ गलती हुआ है, मैं इंट्रोस्पेक्ट करूँगी गलती क्या है और बराबर यहीं से कभी जीत के आ जाऊँगी वापस। राज्यसभा में आने का इरादा? वो तो पार्टी तय करती है, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग सकती हूँ। जो मुझे दिया गया सीट, वहाँ से मेरा लॉस हो गया है, तो अब अगली बार पार्टी क्या करना चाहती है। पार्टी ने मुझे डिस्ट्रिक्ट में प्रोटोकॉल दिया है, एमएलसी बनाया, तो मैं क्यों मांगूंगी। लेट द पार्टी डिसाइड व्हाट दे वांट मी टू डू, देन आई विल डू दैट। एक आखिरी सवाल, हम लोग फिर मिलेंगे जब तेलंगाना में चुनाव होंगे, ललन टॉप वहाँ आएगा, वील अगेन हैव मोर पॉलिटिकल इंटरव्यू। ये तो हमें लगा कि एक थोड़ा परिचय भी हो जाए और कुछ मुद्दों पर आपकी और पार्टी की राय। बटुकम्मा, आई हैव बीन टोल्ड दैट दिस इज़ वेरी क्लोज टू योर हार्ट, इसके बारे में बताइए। देखिए, तेलंगाना का बहुत ख़ास फेस्टिवल है, वेरी यूनिक फेस्टिवल। और ये बचपन में पूरे गांव में वापस जब जाते थे स्कूल के छुट्टियों में, दसरा के टाइम पे बनता है, नवरात्रि के टाइम पे होता है, तो वो बहुत सेंटिमेंटली जुड़ा हुआ है फैमिली के साथ भी, गांव के साथ भी। और एक इतना इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है कि गांव में हर कम्युनिटी वाले सभी सेलिब्रेट करते हैं, सभी एक साथ आके सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई भेदभाव नहीं होता है और सिर्फ औरतें सेलिब्रेट करती है। तो बहुत अच्छे से, खुशी से, जो आप पूरे दिन भर इनको देखते हो पसीना बहाते हुए, काम करते हुए, वो सारे हंस रहे, गा रहे, नाच रहे, तो बहुत मज़ेदार फेस्टिवल है। तो बचपन के वो बहुत मेमोरीज थे मेरे। बट आते आते समहाउ वो फेस्टिवल थोड़ा धीमी पड़ गई थी। ऐसा नहीं कहूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, थोड़ा धीमी पड़ गई थी।
और सिटी में आ गए, सब लोग शहर में बस गए तो भूल भी गए, मसरूफ़ हो गए, जो भी है बिज़ी हो गए, तो वो इशू था। तो जब तेलंगाना मूवमेंट के बारे में काम करने का टाइम आ गया, देन आई वाज थिंकिंग कि कैसे वुमेन से कैसे कनेक्ट करें। तब मुझे बाल गंगाधर तिलक जी का याद आया जी। तो उन्होंने क्या किया, गणेश मूर्ति को आगे बढ़ा के गणेश उत्सव बना के एक गैदरिंग करते थे, जिसमें वो हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की आज़ादी के बारे में भी बात करते थे। तो उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने कहा लेट अस गैदर द वुमेन, ये फेस्टिवल को वापस लाते हैं, लेट अस गैदर द वुमेन। और इसी बहाने आप बोलो कि आप बतुकम्मा करो, फेस्टिवल करो, ये तो अपना प्राइड है, और साथ में आप एक जय तेलंगाना का झंडा लगा दो ऊपर। पार्टी का कोई मतलब नहीं है, बस फेस्टिवल है, हमारा प्राइड है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। पहले तो बहुत दिक्कत हुआ, 1-2 साल तो हार्डली 400-500 पीपल आते थे, बट थर्ड ईयर से हज़ारों तादाद में आने लगे लोग, क्योंकि लोगों को भी अच्छा लगने लगा, मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखाने लगा। पुराने जो गाने थे हमने पूरे ढूंढ के उसको रिकॉर्ड करके सीडीज़ में पॉपुलर करके वो सबको बांटने लगे। तो गाने सुनते ही उनको याद आने लगा, बचपन की यादें थी, तो वो सब ताज़ा हो गए। बिग कल्चरल रिवाइवल मूवमेंट, वेरी बिग कल्चरल। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट, एक बार प्रोफेसर जयशंकर करके जो हमारे मूवमेंट के बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उन्होंने तेलंगाना के बारे में जितना भी अन्याय हुआ है तेलंगाना के साथ, वो पूरा उन्होंने डेटा बना के रखा था। तो मैं और प्रोफेसर जयशंकर सर एक बार हमारा टैंक बंड होता है हैदराबाद में, वहाँ से जा रहे थे, तो वो अपने यादें बता रहे थे कि 70s में 60s में मैं जब टैंक बंड से जाता था तो यहाँ बतुकम्मा के नेक्स्ट डे देखता था तो पूरा टैंक बंड में फूल रहते थे, पूरा तालाब फूलों से भरा पड़ा। तो मैंने कहा सर डोंट वरी, वन डे आई विल मेक दैट हैपन। तो इसीलिए वो वहाँ सेलिब्रेट करना मेरा ज़िद था कि टैंक बंड के ऊपर बतुकम्मा सेलिब्रेट करना है, और उस समय की कांग्रेस सरकार अलाउ नहीं करती थी। तो हम कोर्ट जाके, हर साल कोर्ट जाते थे, परमिशन लेके आते थे, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वुड गैदर देयर। और अभी तो हमारा स्टेट है तो बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन होता है, ब्रिलियंट होता है। इस बार आप भी आइए, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं देखती हूँ तो पूरा तालाब फूलों से भरा पड़ा रहता है बतुकम्मा के नेक्स्ट डे, तो वेरी हैप्पी। ये पूरे इंटरव्यू में एक लौता ऐसा मौका है जब आप अपना जो पॉलिटिशियन वाला ऑन गार्ड मोड रहता है ना, उसको किनारे रख के यू वर ट्रूली हैप्पी एंड वेरी इंडल्जेंट। दिस इज समथिंग आई रियली चेरिश। Yes, absolutely. Because the way Professor was telling me that day and the way it happened later on, that Sense connects. of accomplishment. बिल्कुल। कि कविता जी आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमघट में सवाल जवाब का ये सिलसिला हर हफ्ते यूं ही चलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए और किन सत्ता के दावेदारों से संपर्क किया जाए। शुक्रिया।